नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 6 हिंदी की बुक मल्हार का पाठ नंबर 3 पहली बूंद। और दोस्तों, ये हमारी एक कविता है, तो पहले हम लोग इसमें कविता को समझेंगे और इसके बाद में इसके प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर दो और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैं भविष्य में भी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं और अब सीधे इस कविता को समझना शुरू करते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब, देखिए वह पावस किसको कहते हैं। पावस हम लोग कहते हैं बारिश के मौसम को, यानी कि वर्षा ऋतु को। तो यहाँ पे पहली पंक्ति क्या कह रही है कि वह पावस का प्रथम दिवस जब, यानी कि वो बारिश के मौसम का प्रथम यानी कि पहला दिवस यानी कि दिन, यानी कि वो बारिश के मौसम का पहला दिन जब पहली बूंद धरा पर आई। पहली बूंद धरा का मतलब था धरती, यानी कि पहली बूंद जब कहाँ आई, धरती पर आई। तो यहाँ पे इनका मतलब बारिश से है, मतलब कि भाई वो बारिश के मौसम का पहला दिन जब पहली बारिश यानी कि पहली बूंद जब धरती पर आई। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। अंकुर किसको कहते हैं। देखो, जो हमारे बीज होते हैं ना, जिनको खेतों में बोया जाता है, फिर जिनको आप अपने गमलों में बोते हो, उनके अंदर एक बहुत ही नन्हा सा पौधा होता है, ठीक है। और जब आप उस पौधे को सही मात्रा में आप उसको खाद और पानी देते हो तो वो पौधा क्या होता है, बीज को फोड़ के उसमें से बाहर निकल आता है। इसी को हम लोग अंकुर कहते हैं। तो अंकुर क्या होता है, अंकुर और कुछ नहीं, अंकुर हम उस पौधे को कहते हैं जो कि अपने बीज को फोड़ के बाहर निकल आता है। तो इसमें यही कह रहे हैं कि भाई जब पहली बूंद आती है, यानी कि जब बारिश शुरू होती है, तो जो अंकुर होते हैं जो कि अपने बीज के अंदर अभी सो रहे थे, वो सभी जाग जाते हैं और नए जीवन की अंगड़ाई लेकर क्या होते हैं, धरती से बाहर निकल आते हैं, यानी कि वो सभी पौधे बढ़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भाई अंकुर फूट पड़ा धरती से, यानी धरती के अंदर जो बीज थे वो सारे अंकुरित हो जाते हैं और वो नए जीवन की अंगड़ाई लेकर बाहर निकल आते हैं। धरती के सूखे अधरों पर, धरती के सूखे अधरों का मतलब होता है ओंठ, यानी कि धरती के सूखे होंठों पर गिरी बूंद अमृत सी आकार। देखो इन पंक्तियों का क्या मतलब है कि भाई धरती के सूखे अधरों पर, देखो बारिश के मौसम से पहले कौन सा मौसम होता है, बताओ। बारिश के मौसम से पहले कौन सा मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है कि नहीं होता है, गर्मी का मौसम होता है। तो गर्मी की वजह से जो हमारी धरती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा सूख जाती है। तो इसमें यही कह रहे हैं कि भाई धरती के सूखे अधरों पर, यानी कि धरती के जो सूखे ओंठ हैं, यहाँ पे इनका मतलब ओंठ से क्या है, इनका मतलब ओंठ से धरती की सतह से, ठीक है ना, क्योंकि धरती के तो ओंठ हाथ पैर होते नहीं है। तो इनका मतलब यहाँ पे धरती के ओंठों से धरती की सतह से है। तो इसमें यही कह रहे हैं कि भाई जो धरती की सूखी सतह होती है, यानी कि जो सूखे ओंठ होते हैं, वो अमृत सी बूंद, यानी कि उन पे जो ये है बारिश की, ये क्या होती है, अमृत के समान। भाई आपको अगर बहुत तेज प्यास लगी होगी तो आपके लिए पानी कैसा होगा, अमृत के समान होगा कि नहीं होगा। तो वैसे ही जो सूखी हुई धरती है, यानी कि सूखी हुई धरती के जो ओंठ हैं, उन पर ये जो बारिश की बूंदें हैं, ये किसके, ये अमृत के समान आकर गिरती हैं, यानी कि ये अमृत सी होती हैं और ये आकर उन पर गिरती हैं। वसुंधरा की रोमावली से, वसुंधरा किसको कहते हैं, पृथ्वी, यानी पृथ्वी की रोम की पंक्ति, यानी रोमों की पंक्ति में हरी दूब पुल की मुस्काई, यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि भाई पृथ्वी के अंदर पंक्तियों में यानी कि कतारों में क्या निकल आती है, धूप का मतलब होता है घास, यानी हरी भरी खूब घास निकलने लग जाती है, ठीक। पुल की का मतलब होता है खिलना और मुस्काई का मतलब मुस्कुराना, ठीक है। जो हरी घास है वो खूब खिल के मुस्कुराती है। पहली बूंद धरा पर आई, और ये सब कब होता है, ये सब तब होता है जब पहली बूंद धरा यानी कि धरती पर आती है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। इसका मतलब क्या है कि भाई आसमान में जो है वो एक सागर यानी कि समंदर उड़ रहा है, किसके, सुनहरे बिजलियों के पर लगाकर, ठीक। अब यहाँ पे इनका मतलब किससे है, भाई आसमान में क्या सागर उड़ सकता है, बिल्कुल नहीं उड़ सकता।
आसमान में सागर कहाँ उड़ सकता है, नहीं उड़ सकता है ना। तो यहाँ पे आसमान में उड़ते सागर से इनका मतलब है बादलों से, क्योंकि भाई बादल के अंदर क्या होता है, पानी होता है कि नहीं होता है, और सागर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी पानी होता है। तो ये एक तरीके से बादलों की तुलना किससे कर रहे हैं, सागर से कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, आसमान में उड़ता सागर, यानी कि आसमान में जो उड़ते बादल हैं लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, यानी कि इनके पर लगे होते हैं। कौन से पर, बिजलियों के पर होते हैं, मतलब सुनहरे बिजलियों के पर होते हैं। देखो जब बादल हमारे उड़ते हैं तो बिजली चमकती कि नहीं चमकती है, तो ये उसी की बात कर रहे हैं। बस इसको इन्होंने थोड़ा बदल दिया है। ये क्या कह रहे हैं कि भाई आसमान में जो सागर उड़ रहा है उसके कौन से, उसके सुनहरे बिजलियों के पर लगे हुए हैं, ठीक। जबकि क्या होता है कि भाई आसमान में जो है वो बादल उड़ते हैं और उनके उड़ने पे क्या होती है, बिजली चमकती है, बिजली कड़कती है, ठीक। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तड़ुड़ाई, यानी कि जो बादल हैं ये क्या लगा रहे हैं, ये क्या बजा रहे हैं, ये नगाड़े बजा रहे हैं। भाई बादल नगाड़े बजा सकता है, नगाड़े क्या होता है, एक ढोल जैसा ढोल होता है ना, वैसे ही होता है, बस ये बहुत बड़ा होता है, ठीक। तो इसमें ये कह रहे हैं कि बादल जो है वो नगाड़े बजा रहे हैं। क्या ये नगाड़े बजा सकते हैं, बताओ, क्या जो बादल हैं क्या ये नगाड़े बजा सकते हैं, बिल्कुल नहीं बजा सकते हैं। तो यहाँ नगाड़े बजाने से इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है बिजली के कड़कने से, यानी कि जब बिजली कड़कती है तो बहुत तेज धड़धड़ाए की आवाज़ आती कि नहीं आती है, आती है ना। तो ये उसी आवाज़ को नगाड़ों की आवाज़ से उसकी तुलना कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि भाई जो बादल हैं वो नगाड़े बजा कर, यानी कि वो बिजली कड़काकर जो धरती की तड़ुड़ाई है, यानी कि धरती की जो यौवनता है उसको जगा रहे हैं। पहली बूंद धरा पर आई, और ये सब कब होता है, जब पहली बूंद धरा पर आती है, यानी कि जब बारिश शुरू होती है। नीले नयनों सा यह अंबर, अब ये अंबर यानी कि अंबर का मतलब होता है आसमान। अब ये आसमान की तुलना किससे कर रहे हैं, अब ये आसमान की तुलना नीले नयनों से कर रहे हैं, यानी कि हमारे नीली नीली आंखों से कर रहे हैं। काली पुतली से ये जलधर, और ये क्या कह रहे हैं कि भाई इस नीले नीले नयनों में, यानी कि नीले नीले आसमान में काले रंग की पुतली सी, मतलब काले रंग के बादल जो हैं ये क्या है, आँख की पुतली जैसे हैं। जलधर का मतलब क्या होता है, जल को धारण करने वाले, और आसमान में जल को धारण कौन करता है, बादल करते हैं। तो यहाँ पे बादलों की आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो आसमान की तुलना किससे कर रहे हैं, आंखों से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई आसमान जो है वो आंखों की तरह है, और उसमें जो बादल हैं वो उसकी काली पुतली की तरह है। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। अब क्या कह रहे हैं कि भाई धरती जो गर्मी के मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा सूख गई है, उसको देखकर इनमें, मतलब इन आँखों में क्या आ गई, दया आ गई, और ये जो आँखें हैं ये अश्रु बहाने लग गई, यानी कि आंसू बहाने लग गई, और उन आंसुओं से क्या हुआ, धरती की जो प्यास है ये बुझी। मतलब कि जो बादल हैं उन्होंने जब आसमान जो है उन्होंने जब धरती की ये हालत देखी, गर्मी की वैसी हालत देखी, तो उनको बहुत ही दया आई, और दया की वजह से वो रोने लग गए, यानी कि उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए, और उन आंसुओं ने धरती की जो बहुत ज़्यादा प्यास थी इसको बुझाई, ठीक है। बूढ़ी धरती सयस श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। क्या कह रही कि बूढ़ी धरती देखो, जो गर्मी के मौसम से झुलसी हुई धरती है ना, ये उसकी तुलना बूढ़ी धरती से कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो बूढ़ी धरती है अब ये फिर से सयस श्यामला बनने को फिर से ललचा रही है। सयस श्यामला मतलब कि बूढ़ी धरती फिर से हरी भरी होना चाह रही है, इसके मन में इच्छा हो रही है कि ये फिर से क्या हो जाए, हरी भरी हो जाए। और ये कब होता है, जब पहली बूंद धरा यानी कि धरती पर आती है, ठीक है बच्चों। तो ये थी पूरी कविता, और इसके लेखक थे गोपाल कृष्ण कोल। चलिए अब हम लोग एक बार इस पूरे पोयम की, इस पूरी कविता की एक छोटी सी समरी देख लेते हैं, उसके बाद में इसके प्रश्नोत्तर को कर लेंगे। तो देखो, इस कविता के अंदर वर्षा ऋतु के दृश्य के बारे में बात की गई है। ये कह रहे हैं कि जब बारिश का पहला दिन होता है तो पहली बूंद जब धरती पे आती है तो धरती के अंदर मौजूद जो बीज होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, यानी कि धरती में नया जीवन आ जाता है। साथ ही में धरती के जो सूखे होंठ हैं, यानी कि जो धरती है जो बहुत ज़्यादा सूखी है, इन पे जब अमृत के समान, मतलब अमृत के बराबर जब ये पानी आकर गिरता है तो जो वसुधरा है, यानी कि जो धरती है, उसके रोम रोम से, यानी कोने कोने से क्या होता है, हरी जो घास है वो खिलने लग जाती है, वो मुस्कुराने
लग जाती है। और आसमान में जो ये उड़ता सागर यानी कि आसमान में ये जो बादल हैं, ये सुनहरे पर लगाकर क्या करते हैं, नगाड़े बजाते हैं और धरती के यौवनता को जगाते हैं। ठीक है। और ये जो नीले नयनों जैसा आसमान है, जिसमें बादल हमारी काली आँख की पुतली की तरह है, जब ये धरती की गर्मी के मौसम से जो हाल हुआ है उसको देखते हैं तो इनमें बड़ी दया आती है और दया के कारण ये रोने लग जाते हैं और इनके आंसुओं से जो धरती की प्यास है ये बुझ जाती है और जो बूढ़ी धरती है ये फिर से हरी भरी होने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी इसकी समरी। अब चलिए इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कवि से परिचय यानी कि कवि के बारे में भी हम लोग थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। धरती के सूखे अंधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कोल 1923-2007 ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतु से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी। ये क्या कह रहे कि भाई ये जो हमारे कवि हैं जिनका नाम है गोपाल कृष्ण, इन्होंने जीव जंतु, देश प्रेम और प्रकृति से जुड़ी हुई बहुत सारी मनोरम यानी कि बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखें में वे कहते हैं, यानी कि इनकी एक और कविता है हम कुछ सीखें में ये क्या कह रहे हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो एक कविता इन्होंने रची जिसका नाम है हम कुछ सीखें। उसमें इन्होंने पंक्ति लिखी कि देश जो है वो हमको सब कुछ देता है, हमें भी सीखना चाहिए देश को वापस कुछ देना। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया हमारा कवि से परिचय। अब चलिए इसके प्रश्नोत्तर को हल कर लेते हैं। मेरी समझ से का क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए। क्या कह रहे कि भाई नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनसे जुड़े कुछ विकल्प दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, प्रश्नों को पढ़ना है और फिर जो सही विकल्प है उसके सामने तारा बनाना होगा। तो पहला हमारा क्या है, कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कविता के अंदर नवजीवन की ले अंगड़ाई ये लाइन किसके लिए इस्तेमाल की गई है, बादल के लिए, अंकुर के लिए, बूंद के लिए या फिर पावस के लिए। तो ये किसके लिए हुई है, अंकुर के लिए हुई है। किसके लिए हुई है, अंकुर के लिए हुई है, अभी पढ़ा है मैंने आपको थोड़ी देर पहले। दूसरा क्या कह रहा है, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। में काली पुतली हैं, मतलब ये जो लाइन है नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, तो इसमें काली पुतली किसके लिए इस्तेमाल किया गया है भाई, काली पुतली किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ये इस्तेमाल किया गया था बादलों के लिए। तो यहाँ सही विकल्प क्या हो जाएगा, बादल। क्या हो जाएगा, बादल। ठीक है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने यह उत्तर क्यों चुने। अब आपको क्या करना है, अपने मित्रों के साथ में यानी अपने दोस्तों के साथ में बात करना है कि आपने जो उत्तर चुना है आपने यही उत्तर क्यों चुना। ठीक है दोस्तों, चलिए ये इनके क्या हैं, सबके उत्तर हैं। मिलकर करें मिलान। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं, दाहिनी और रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए हैं, इनका मिलान कीजिए। क्या कह रहे हैं कि भाई नीचे हमारी कुछ पंक्तियां यानी कुछ लाइनें दी हुई हैं, इन लाइनों में कुछ शब्दों को क्या किया गया है, रेखांकित किया गया, यानी उनके नीचे रेखा खींची गई है। और इसके दूसरी तरफ क्या लिखा है, भावार्थ लिखा है। आपको क्या करना है, आपको इन शब्दों को क्षमा चाहूँगा, इन पंक्तियों को उनके भावार्थों से मिलाना होगा। ठीक है ना, इन पंक्तियों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है उनको आपको इनके भावार्थों से मिलाना होगा। जैसे कि पहला है आसमान में उड़ता सागर, तो भाई आसमान में उड़ता सागर, ये उड़ते सागर किसकी बात कर रहे हैं, जो ये उड़ते सागर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं बादल की। ठीक है ना, आसमान में उड़ता सागर क्या है भाई, आसमान में उड़ता सागर बादल है कि नहीं है, तो इसको बादल से मिला दो। दूसरा क्या है, बजा नगाड़े, तो भाई बजा नगाड़े बजा रहे हैं, क्या बादल नगाड़े बजा सकते हैं, नहीं बजा सकते। तो ये बजा नगाड़े से इनका क्या मतलब है, इनका मतलब है मेघ गर्जन से, यानी कि बादल के गरजने से। तो ये मिल गया। नीले नयनों सा, तो नीले नयनों सा यह अंबर, नीले नयन किसके लिए इस्तेमाल किया गया था बताओ, कविता के अंदर नीले नयन ये जो शब्द है ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ये इस्तेमाल किया गया है आसमान के लिए।
किसके लिए? आसमान के लिए। तो मिला दो, तो यहाँ पे आकाश है, इससे मिला दीजिए। वसुधरा की रोमावली से, तो भाई रोमावली से हरी धूप पुल की मुस्काई, ये एक ही बचा है हमारा हरी धूप, यानी कि हरी घास, यही है। तो भाई मिला दो इससे, खत्म। ठीक है, ये हो गए इसके उत्तर। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। देखो जी, तो ये जो मेरा अगला प्रश्न है बहुत ही आसान सा है। क्या कह रहे हैं कि कविता से हमने कुछ पंक्तियां ली हैं, उनको नीचे दे दिया है। आपको उन पंक्तियों को पढ़ना होगा और बताना होगा कि आपको उनका क्या अर्थ समझ में आया। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको हर एक पंक्ति का अर्थ अच्छे से समझाया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग बड़े आराम से कर लोगे। ठीक, तो कौन कौन सी पंक्ति है? यहाँ पे है आसमान में उड़ता सागर वाली पंक्ति है और नीले नयनों सा ये अंबर। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत ही आसान पंक्तियाँ हैं, मतलब चारों ही बहुत ही आसान पंक्तियाँ हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे। अगर आपको अब भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए और जहाँ पे मैंने इनका अर्थ समझाया है उनको जाकर आप दोबारा देख लीजिए। चलिए, सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या कह रहे हैं कि आपको एक बार फिर से कविता को पढ़ना होगा और नीचे जो मेरे प्रश्न दिए हुए हैं इनके बारे में पता लगा के अपनी कॉपी में लिखना होगा। तो क्या प्रश्न है? बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? यानी कि जो पहली बूंद बारिश की जो ये आई है, यानी कि जो वर्षा होनी शुरू हुई है, इससे जो धरती का हर्ष है, यानी जो धरती की खुशी है, वो कैसे प्रकट होती है? तो भाई बहुत आसान है। बारिश की पहली बूंद पड़ते ही बीज अंकुरित होने लगते हैं और हर तरफ हरियाली छाने लग जाती है। तो इसका उत्तर हो गया ये कि भाई बारिश की जैसे ही पहली बूंद पड़ती है तो जो बीज हैं वो अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनमें पौधे आना शुरू हो जाते हैं और हर तरफ हरियाली छाने लग जाती है। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? यानी कविता के अंदर जो आकाश है और जो बादल हैं इनको किसके समान बताया गया है? तो भाई कविता के अंदर आकाश को किसके? नीले नयनों के समान और बादलों को उस नयनों की काली पुतली के समान बताया गया है। तो ये इसका उत्तर है। कविता में आकाश को नीले नयनों सा और बादल को आंखों की पुतली के समान बताया गया है। ठीक है, हो गया। कविता की रचना। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समंदर का आकाश में उड़ना असंभव है, लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है। समंदर का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचानो और उन पर चर्चा करो। देखो जी, इसमें एक लाइन दी हुई है। कौन सी लाइन है? आकाश में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। अब ये कह रहे कि अगर हम इसका अर्थ सीधे सीधे निकालें तो अर्थ तो ये निकलता है कि आसमान में सागर उड़ रहा है, जो कि असंभव है, क्योंकि भाई आसमान में सागर कैसे उड़ सकता है? उड़ ही नहीं सकता है। ठीक, लेकिन अगर हम इसका भावार्थ देखें तो भावार्थ क्या कह रहा है? भावार्थ ये है कि भाई जो सागर का पानी आसमानों में उड़ रहा है बादल के रूप में, ठीक है, यहाँ पे भावार्थ क्या है? यही कह रहा है कि जो सागर का जल है वो आसमान में उड़ रहा है बादलों के रूप में बिजली के पर लगाए। ठीक है, अब भावार्थ के हिसाब से समझे तो हमको पता चला है कि हाँ, ये बादल की बात कर रहे हैं और जो बादल हैं जब वो उड़ते हैं तो उनमें बिजली कड़कती है, बिजली चमकती है, ये इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, हालांकि लाइन जो थी उसका अर्थ जो अर्थ था वो तो एकदम अलग था, लेकिन भावार्थ एकदम अलग हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा जो कवि हैं वो इसलिए करते हैं ताकि जो कविताएं हैं वो पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ेदार लगे। ठीक है, वो पढ़ने में और भी ज़्यादा अच्छी और भी ज़्यादा मज़ेदार लगे। ठीक, इस कविता के अंदर ऐसे ही कई और पंक्तियों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि नयन वाली, है कि नहीं है?
क्या बादल जो आसमान है हमारा, क्या वो आँख है? नहीं है ना। लेकिन तब भी उसकी तुलना किससे की गई? वही नयनों से, यानी कि आँखों से की गई है कि नहीं? तो कविता में ऐसे कई सारी पंक्तियाँ आई हैं जिनका अर्थ तो एकदम अलग है, लेकिन उनका भावार्थ एकदम क्या है? अलग है। आपको क्या करना है? आपको कविता में ऐसे ही कुछ लाइनें लेनी है और उन पर चर्चा करनी होगी अपने दोस्तों के साथ में, उन पर आप चर्चा कर सकते हो। चलो, शब्द एक अर्थ अनेक, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। कविता में इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फोड़ना। जब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इसका भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों। जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। देखो, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्या कह रहे हैं कि भाई जो शब्द होता है फूट, इसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग जगह पर कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो अर्थ है वो भी अलग अलग निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। ऐसे ही आपको फूट शब्द का इस्तेमाल करके और कई सारे वाक्य बनाने होंगे। जैसे कि ऐसा कर सकते हो कि पानी की टंकी फूट गई, ठीक है ना, और राम और शाम के बीच में फूट पड़ गई। ठीक है, और ऐसे कर सकते हो कि भाई यहाँ की दूरी तुम्हारे जूते तक 4 फुट है। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब ये कि भाई फुट शब्द का इस्तेमाल करके आप जितने वाक्य बना सकते हो बना डालो। ठीक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर 2 शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ है जल को धारण करने वाला। बादल और समूह दोनों ही जल को धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम यह जान सकते हैं कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल है। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्दों और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई एक लाइन है हमारी जो कि है नीले नैनो साया अंबर, काली पुतली से ये जलधर। तो यहाँ पे एक शब्द आया है जलधर। जो शब्द है जलधर ये हमारे जल और धर इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है ना, ये हमारे जल और धर इन 2 शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है जल को धारण करने वाला। जल किसके अंदर होता है? समंदर के अंदर भी, ठीक है, बादल के अंदर भी, ठीक है कि नहीं है? तो जल जो है वो हमारे समंदर और बादल दोनों के अंदर होता है। तो क्या ये दोनों जलधर हुए? बिल्कुल हुए। अब इस कविता के अंदर जलधर के रूप में किसको कहा गया है बताओ? इस कविता में जलधर जो है वो किसको कहा गया है? समंदर या बादल को। अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोग को अर्थ सिखाया है, अर्थ बताया है। बताओ समंदर बादल किसको कहा गया है? चलो ये मैं ना होमवर्क के तौर पे आपको देता हूँ। आप लोग फिर से ये ढूंढ के, मतलब फिर से इस चैप्टर की जो वो थी, क्या बोलते, कविता का अर्थ था, उसमें जाकर ये चेक करो कि भाई जलधर किसके लिए इस्तेमाल किया है मैंने, बादलों के लिए कि सागर के लिए। ठीक, चलो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई धर से जुड़कर बनने वाले आपको ऐसे और कुछ शब्द ढूंढने हैं और यहाँ पे लिख देना है, खत्म कहानी, और कुछ नहीं इसके अंदर। अगला क्या है? अगला है मेरा शब्द पहेली। दिए गए कुछ शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजो। तो ये है मेरे प्रश्न, ठीक है। आपको क्या करना है? इनके उत्तरों को यहाँ पे ढूंढना होगा। तो चलो कर लेते हैं। एक प्रकार का वाद्य यंत्र, यानी कि एक प्रकार का बाजा जिसको बजाया जाता है। आँख के लिए एक अन्य शब्द। तो एक प्रकार का वाद्य यंत्र और आँख के लिए दूसरा शब्द, ये ढूंढना है। तो वाद्य यंत्र बजाने वाला क्या हो सकता है? नगाड़ा, ये रहा, ठीक है। और आँख के लिए दूसरा शब्द नयन, ये लो, मिल गए, नगाड़ा और नयन, ठीक है। जल को धारण करने वाला जलधर, तो जलधर ढूंढो, यहाँ पे जलधर होगा, जलधर, ये आखिरी में जलधर हो गया। ठीक, चलो आते हैं अगले पे। एक प्रकार की घास, तो ये तो दूब ही है, ये धूब ही है, ये हो गई। अगला क्या है? अश्रु के समानार्थी, तो आंसू के समानार्थी तो अश्रु हो जाएगा। और आसमान का समानार्थी शब्द आकाश,
देखते हैं आकाश है कि नहीं है। अशु, पहले तो अशु ढूंढ लेते हैं। तो ये हो गया अशु, और बड़ा अंबर। अंबर भी क्या होता है, ये भी हमारा आसमान का समानार्थी ही होता है। ठीक है, तो ये हो गए इन सब के उत्तर। ठीक, चलिए पाठ से आगे। आपकी बात। बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। क्या कह रहे हैं कि भाई बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अपना अलग अलग अनुभव होता है। जब बारिश का मौसम आता है तो आपको कैसा लगता है, तो जैसा भी महसूस होता है आपको, यहाँ पे आप उसको लिख डालो। ठीक है, चलो आपको कौन सी ऋतु सबसे प्रिय है और क्यों बताइए। क्या कह रहे हैं कि आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है और क्यों लगता है। तो भाई मुझको तो सबसे अच्छा कौन सा मौसम लगता है, मुझको लगता है ठंड का मौसम। क्यों? क्योंकि भाई उसमें लाइट आए चाहे ना आए कोई दिक्कत नहीं है, रजाई के अंदर बढ़िया अपने घुस के बैठे हुए हैं। चलो अगला क्या है, समाचार माध्यम से। प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहते हैं। संवाददाता कभी बाढ़ तो कभी सूखे या भीषण ठंड के समाचार दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार। देखो बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि भाई जैसे हमारे संवाददाता होते हैं या फिर जो समाचार लिखने वाले लोग होते हैं ना, वैसे ही आपको भी बनना है। ठीक, और मौसम से जुड़ा हुआ आपको कोई समाचार देना होगा। तो भाई कोई भी दे दो, बहुत गर्मी हो रही है, सर्दी, बारिश, इनमें से कोई स्थिति जो कि आपने अपनी आंखों के सामने देखी हो, उससे जुड़ा एक समाचार बना के अपने तरीके से लिख सकते हो। किसमें? कॉपी में। ठीक, समाचार बनाने के लिए पहले तो आपको एक हेडलाइन चाहिए होगी बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो हेडलाइन क्या डाल सकते हो, मान लो गर्मी। ठीक, गर्मी के लिए कोई हेडलाइन बना लो, ऐसे बना लो कि भीषण गर्मी से हुआ हाल बेहाल। ठीक है, ऐसे करके कोई चमकदार हेडलाइन बना सकते हो। फिर समाचार डाल सकते हो कि आज इस जगह पे इतना तापमान था, पानी की कमी थी, लोग परेशान थे। ये सब करके आप कोई भी समाचार लिख सकते हो अपने हिसाब से। चलो सृजन। नाम देना भी सृजन है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसे एक नाम दीजिए। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो चित्र है इसको थोड़ा ध्यान से देखो और इसको कोई नाम दो। ठीक है, तो इसको क्या नाम दें? सफ़ेद फूल है और ये ऐसे डंडियाँ निकली हुई हैं। मकड़ी पौधा कहें क्या? क्योंकि इसको मकड़ी की टांगों की तरह इसकी ऐसे निकली हुई हैं, तो इसके क्या मकड़ी पौधा कह रहे हैं? नहीं, मकड़ी पौधा अच्छा नाम नहीं है, तो क्या कह लें इसको? सफ़ेद फूल वाला कैक्टस। चलो सफ़ेद फूल वाला कैक्टस दे दिया नाम, ख़त्म कहानी। अगले पे आते हैं। इन्हें भी जानो। इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख। बजा नगाड़े जगा रहे बादल धरती की तरुणाई। नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कुछ वाद्य यंत्रों को उन पर चोट कर बजाया जाता है, जैसे ढोलक, नगाड़ा, डमरू, ढपली आदि। नगाड़ा प्रायः लोक उत्सवों के अवसर पर बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग होता है। नगाड़ों को जोड़े में बजाया जाता है। इसमें एक ही ध्वनि पतली और दूसरी की मोटी होती है। ठीक है ना? देखो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि जो नगाड़ा है ना, उसकी बात करें कि जो नगाड़ा है ये भारत के एक पारंपरिक वाद्य यंत्रों में से एक है। ठीक है, और त्योहारों पे, तीज त्योहारों पे इसको बजाया जाता है। होली में इसको काफ़ी ज़्यादा क्या है बजाया जाता है। इसको जोड़े में बजाया जाता है। इसमें दो डंडियाँ होती है, एक मोटी होती है, एक पतली होती है। ठीक है, और उनको मारने पे अलग अलग प्रकार की आवाज़ निकलती है। नगाड़े की तरह और भी कई सारे हमारे वाद्य यंत्र होते हैं जिन पर चोट देकर उनको बजाया जाता है, जैसे कि ढोलक, डमरू, ढपली, ये सब। चलिए खोजबीन। आपके यहाँ उत्सवों में कौन सा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्र करें और अपने समूह में उस पर चर्चा करें। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको अब पता करना होगा कि आप लोग के जब त्यौहार होता है, तीज त्यौहार होता है या फिर कोई किसी चीज़ का उत्सव मनाया जाता है, तो कौन से वाद्य यंत्र यानी कि कौन से बाजे बजाए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप अपने घर के बड़ों से पूछ सकते हो। आइए इंद्रधनुष बनाएं। तो देखो यहाँ पे ना ये इंद्रधनुष बनाने को यानी कि उसकी रेनबो की एक इमेज बनाने के लिए कह रहे हैं। तो आप प्यारा सा कोई रेनबो ऐसे करके अच्छा सा बना देना। ठीक है, रंग भर देना, नीचे है खाली जगह। चलिए
अब है इसमें झरोखों से एक बूंद, ये सिर्फ पढ़ने के लिए एक कविता है दी हुई है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आहा क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। ठीक है, इसके लेखक कौन है? इनके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। ठीक, अच्छा ये कविता से पढ़ने के लिए ही थी, लेकिन इस कविता के नीचे जो चित्र दिया हुआ ना ये बहुत प्यारा है। ये देखिए बारिश का चित्र है, बारिश बारिश हो रही है, पेड़ हैं, यहाँ पे पानी जमा हुआ है, बच्चे पानी में खेल रहे हैं, इन्होंने हाथ पकड़ा है छाता लेकर। ये बहुत ही प्यारा दृश्य है, ये मुझको देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसकी फ़ोटो भी इसके आखिरी में लगा दी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा दृश्य है, ये बहुत ही कमाल की है। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ में पूरा पाठ समाप्त होता हुआ। उम्मीद है आपको ये पूरा पाठ, इसकी कविता और इसके प्रश्न उत्तर सबको समझ में आ गया होगा, साथ ही में इस पाठ को पढ़ने में आपको मज़ा भी आया होगा। अब हम लोग हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।